उनका आई थिंक हमारा रिकॉर्ड है 3 मिनट, 3 मिनट में एक लोन हमारा प्रोसेस हुआ है। अच्छा हाँ। तो आप लोगों का शायद ये स्टेटमेंट उन्होंने विवेक बिंद्रा सर के साथ हाँ शो पे भी दिया हाँ था, हाँ। है ना? एक्चुअल मार्केट साइज ऑफ एन एमएसएमई इन इंडिया इज $100 ट्रिलियन। अभी आप लोग कितना लोन पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो? अब मरवाओगे। एमएसएमई सर्टिफिकेट क्या है? एंड एक बात जो स्टीव जॉब्स भी कहते थे कि स्टीव जॉब्स फायर कर देते तो उन लोगों को जिनका बिलीफ सिस्टम से मैच नहीं करता था, चाहे वो कितने परफेक्ट हो इन टर्म्स ऑफ देयर स्किल्स। बट भारत का मार्केट जो है उसमें जो कंज्यूमर है, जो अश्विनी ग्रोवर ने बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि इन लोगों को पैसा खर्च भी नहीं करना रहता है और सब कुछ चाहिए रहता है। इंडियन कस्टमर्स आर द कस्टमर्स जो उस प्रोडक्ट में कोई भी अगर थोड़ा सा भी नुक्स हो वो निकाल देगा। कोई भी लूप होल अगर कोई प्रोडक्ट में हो ना कि ये करके ये नहीं कर सकते, वो करके वो नहीं कर सकते, तो वो इंडियन कस्टमर से अच्छा कोई नहीं कर सकता। इंडिया डजंट हैव चीप कस्टमर्स, इंडिया हैज वैल्यू बेस्ड कस्टमर्स। सिमिलरली अगर आप देखो, क्या फ्लिपकार्ट ये कर पाता है? नॉट टू द एक्सटेंट ऑफ अमेजोन। अमेजोन जितना अच्छे से करता है उतना अच्छे से नहीं। और ओलिविया कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ अर्चित, आप कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ। तो आप, अगर मैं सही कहूँ तो आप वाइस प्रेसिडेंट है लैंडिंग कार्ड की। डायरेक्टर हूँ। डायरेक्टर हो आप, हाँ। ठीक है। तो आप डायरेक्टर हो वहाँ पे लैंडिंग कार्ड में, करेक्ट। तो मार्केट में अभी जो है कैश फ्लो नहीं है, व्यापारियों के पास पैसा नहीं है, एमएसएमई वाले जो व्यापारी हैं, और कोरोना के बाद से ये प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ गई है, ठीक है। तो अब आप ये बताओ कि आप लोग जो रजिस्टर्ड हैं उन सारे मर्चेंट्स को, उन सब एमएसएमई के व्यापारियों को आप लोग लोन देते हो? हाँ जी, हाँ देते हैं। एमएसएमई जितने भी रजिस्टर्ड हैं वो हमारे वेबसाइट में आकर लोन ले सकते हैं। ओके। तो आप लोग वाया हाउ यू कैन प्रोवाइड अ लोन टू देम, मतलब कैसे आप लोन देते हो उन लोगों को? तो बेसिकली हमारा एक क्रेडिट अंडरराइटिंग प्रोसेस है जो बहुत ही हाँ सिंपल है। हाँ तो आप आते हो हमारे वेबसाइट में, हम हाँ आपसे 4-5 डेटा पॉइंट्स मांगते हैं, हाँ जिसमें से एक आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ होता है। हाँ। हम आपका सिबिल पुल करने का एक अनुमति लेते हैं आपसे। हम्म। और आपका बिजनेस का कहाँ पे कौन से इंडस्ट्री में आप बिजनेस करते हो वो डिटेल्स आपसे लेते हैं। ये लेने के बाद हम आपका मैंडेटरी आपको पैन देना पड़ता है। हम्म। ये डिटेल्स जब आप हमको दे देते हो तो हम बैकएंड में कुछ डेटा पुल्स करते हैं, हम्म। और हमारी एक एल्गोरिदम है जो चलती है। हम्म। और फिर वो एल्गोरिदम देखती है कि आपको हम कितना पैसा दे सकते हैं और कितना ब्याज पे दे सकते हैं। जब ये डिटर्मिनेशन हो जाता है तो हम आपको बता देते हैं कि देखिए अर्चित आपको इतना लोन मिलेगा, और उसके बाद हम तुरंत आपका प्रोसेस भी कर देते हैं, तो आपको लोन मिल जाता है। अच्छा, इन दिस वे दीस थिंग्स, हाँ। ओके। तो आप लोग कितने क्विक लोन दे सकते हो? मैंने हम लोगों सुना है जो का 6 मिनट में भी लोन दे देते हो। हम लोगों का एक्चुअली ऐसे कस्टमर्स भी हैं जो हमारे साथ पहले लोन ले चुके हैं, रिन्यूअल कस्टमर्स हम जिसको बोलते हैं। हाँ। उनका आई थिंक हमारा रिकॉर्ड है 3 मिनट, 3 मिनट में एक लोन हमारा प्रोसेस हुआ है अच्छा। कस्टमर के लिए इस डिजिटल जर्नी के तहत। तो ये तो बहुत फास्ट लोन है बहुत टेकिंग का, फास्ट है जी। प्रोसेस का। जी। क्योंकि 3 मिनट तो ये होता है कि मतलब मैं यहाँ से किचन में गया, किचन से हाँ पानी पिया, बिल्कुल। पानी पी के आया। बिल्कुल है, एकदम तुरंत ही हो गया। हाँ बट आई थिंक जस्ट टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, मतलब हाँ एक्चुअली कितना टाइम लगता है अगर मैं वो बताऊं। हाँ। तो देखिए, जैसे आपने पहले ही मेंशन किया कि ये एमएसएमई कस्टमर्स हैं, हम्म। इनकी कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हमें कभी-कभी लग सकती है। ऐसा होता है कि हम डिजिटली उनको प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं, बट आरबीआई के कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करना होता है एज़ एन एनबीएफसी। हम्म। तो उस रूल के तहत कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होता है, ऐसा होता है। हम्म। तो इन केसेस में लोन का जो एंड टू एंड लाइफ साइकिल है, मतलब प्रोसेस करने में, आप आए हो हमारे प्लेटफॉर्म से उसे प्रोसेस करने में हमें 15 दिन तक लग सकता है। तो जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट ये है कि यहाँ पे जो आपका, आप अगर पंजाब सिंध बैंक वगैरह से लोन लेते हो, हाँ। ये जो लोन का प्रोसेस है ये 45 से 60 दिन तक चल सकता है। अच्छा। तो 45 से 60 के मुकाबले तो 15 दिन फिर भी बहुत फास्ट हुआ कोई भी बिजनेस के लिए। जो बिजनेस को मान लीजिए पैसा चाहिए टू ग्रो द बिजनेस, तो एक बिजनेसमैन के लिए फिर भी हमारा प्लेटफॉर्म काफी तेज है। हम्म। हम्म। तो आप ये बताओ इसमें कि जैसे कि मान लो कि मैं गया आपके वेबसाइट पे और मैंने ये सब कुछ काम कर लिया, तो आप लोग तुरंत लोन देते हो या इसमें कुछ और डिले भी लगता है? इसके अलावा भी कुछ बैंक तो नहीं जाना पड़ता?
नहीं, कोई बैंक नहीं जाना पड़ता, हम एंड टू एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म है। हाँ। इनफैक्ट हम लोगों ने अपना फिजिकल प्रेजेंस बहुत, मतलब सुन, ये लास्ट ईयर ही स्टार्ट किया है, आई थिंक अक्टूबर नवंबर में। और वो भी बहुत ही चंद कस्टमर के लिए हम फिजिकल प्रेजेंस रखते हैं। हम्म। वी आर जनरली डिजिटल, वी आर प्रेजेंट ऑल ओवर इंडिया, और हम ऑल ओवर इंडिया पूरा प्रोसेसिंग डिजिटली करते हैं। इसलिए हमारी एक टीम अहमदाबाद में बैठती है जो हमारी ऑपरेशंस टीम है, और हम्म। दूसरी टीम बैंगलोर में बैठती है, और कुछ कुछ फील्ड टीम्स बाकी सिटीज में प्रेजेंट है। बट हम कस्टमर से जाके कोई भी डॉक्यूमेंट कलेक्ट नहीं करते। आपको जो भी करना है डिजिटली करना है, हमारे प्लेटफॉर्म में आना है, आपको डिजिटली अपलोड करना पड़ता है। तो आपने आज तक कभी इन कस्टमर्स को देखा भी नहीं है नहीं, इतने? देखे हैं, बिकॉज हम लोगों का कस्टमर आउटरीच प्रोसेस रहता है जो हम भी करते हैं, मतलब ऑल प्रोडक्ट। आप सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर लेवल से अगर ऊपर हो लैंडिंग कार्ड में, तो वी मैंडेटरीली रीच आउट टू कस्टमर्स एंड टॉक। एंड इसमें मैं ये भी मेंशन करना चाहूंगी कि ये हमारी सीएक्सओ लेवल में एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव है, जहाँ पे हमारा चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर, हमारा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ बिजनेस ऑफिसर, ऑल ऑफ देम रीच आउट टू कस्टमर्स इन डिफरेंट सिटीज। एंड बाय रीच आउट आई मीन कि वो कस्टमर के लोकेशन में जाते हैं, कस्टमर से मिलते हैं, बात करते हैं, और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि हम चीज़ें कैसे बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि आई थिंक अभी वो हमारा टैगलाइन में नहीं है, बट आई थिंक हर्ष एक टाइम में कहा करते थे, हर्ष हमारे सीईओ हैं, हम्म। कि कस्टमर इज द ओनर ऑफ दिस कंपनी एंड ही कैन फायर एनीवन। हाँ। तो आप लोगों का शायद ये स्टेटमेंट उन्होंने विवेक बिंद्रा सर के साथ हाँ, शो पे भी किया हाँ, था, हाँ, है ना? तो उन्होंने जी, ये बात कही थी कि कस्टमर किसी को भी कर सकता है, चाहे मैं बड़ा फाउंडर हूँ, मुझे भी फायर कर सकता है वो। एब्सोल्युटली। एंड वो, आई थिंक वो थॉट प्रोसेस हमारी सारी टीम्स में, एंड टू एंड सारी टीम्स में वो है कि कस्टमर हमारे लिए, ही इज मोर देन किंग, कस्टमर इज एवरीथिंग फॉर अस। हम्म। तो उस हिसाब से फिर हम चलते हैं, तो ये हम कस्टमर से मिलते हैं। बट अगर आप बोलते हो कि विद इन द प्रोसेस क्या ऐसा होता है कि आप कस्टमर से मिल के उसको लोन देते हो, तो हमेशा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे 70% लोन एंड टू एंड डिजिटल जर्नी से जाते हैं। अच्छा, 70%। 70%। बट ये जो एंड टू एंड डिजिटल जर्नी जब मैं बोलती हूँ, तब ये भी याद रखना जरूरी है कि ये सब आरबीआई का डिजिटल लर्निंग गाइडलाइंस जो है उसके तहत है। आरबीआई डिजिटल लर्निंग गाइडलाइंस में हमें अलाउ करती है कि हम लोन डिजिटली प्रोसेस करें। एंड ये स्पेसिफिकली तब इम्पोर्टेंट हो गया था जब कोविड आया था, क्योंकि केवाईसी करने के लिए कोई जा नहीं पा रहा था ऑन फील्ड। तो उसके लिए आरबीआई ने वीकेवाईसी में काफ़ी सारे और पैरामीटर्स डाले, जहाँ पे वीडियो केवाईसी के साथ साथ आपको और बहुत सारी चीज़ें फ्रॉड और कंप्लाइंस के लिए चेक करनी होती है। इनफैक्ट हमारा जो प्रोसेस है वो एक 70 स्टेप, मतलब 70 अदर चेक्स है, रादर देन डूइंग द वीकेवाईसी। वीकेवाईसी करने के बाद हम 70 और चेक्स करते हैं टू एंश्योर दैट देयर इज कंप्लायंस, एंड फ्रॉड का चेक होता है उस कस्टमर का, तभी ये प्रोसेस होता है। द ओनली थिंग इज कि बिकॉज एवरीथिंग इज डन डिजिटली एंड इन द बैक एंड, तो ये बहुत फास्ट प्रोसेस होती है कंपेयर टू अदर लेंडर्स हु डू अ लॉट ऑफ दिस प्रोसेस फिजिकली। अच्छा, तो पीछे बैकएंड में आपके बहुत से एल्गोरिथम्स रन जी, कर रहे हैं जो ये सब काम करते हैं। जी, इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे कि देखो, पैसा देना आज के टाइम पे बहुत रिस्की है। अगर मैं आपको आज 100 रुपए भी दूंगा तो मैं आपसे ये पूछूंगा कब वापस करोगे, ठीक है? सही बात है। टू बी फैक्ट, ये कोई वो नहीं है कि बहुत सही ये बात है, सच्चाई है। एकदम। अब दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि आप लोगों की कंपनी तो अराउंड 14,000 करोड़ से 25,000 करोड़ के बीच में पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो एयूएम है आप हमारा, हाँ, हाँ, करेक्ट। करेक्ट। एयूएम है, करेक्ट। हाँ, तो इतना आप लोगों ने पैसा अभी तक मार्केट में मतलब मार्केट में इतना बांट चुके हैं, अगर सही टर्म्स में बोलो, तो आप लोगों को डर नहीं लगता, या फिर आप लोगों को ये नहीं लगता ये पैसा कैसे वापस आएगा? देखिए, हमें डर दो तरीके से नहीं लगता, ठीक है। हम्म। एक तो पहला चीज है जो हम सबको ही बोलते हैं, बट आई थिंक बहुत कंपनीज, आई वोंट से वो लोग करते नहीं है, बट मतलब प्रोसेस में गैप रह जाता है। द फर्स्ट थिंग इज नो योर कस्टमर, किसको पैसा दे रहे हो, है ना। तो हमारे जो एमएसएमई कस्टमर्स हैं इंडिया में इतने अंडर सर्व्ड है। अगर आप मार्केट साइजिंग उसका देखोगे, आई थिंक आई वाज सीइंग सम गार्टनर और बीसीजी रिपोर्ट जो बोलता है कि एक्चुअल मार्केट साइज ऑफ एन एमएसएमई इन इंडिया इज $100 ट्रिलियन। 100 ट्रिलियन? 100 ट्रिलियन यूएसडी का हमारा मार्केट है। उसमें हमारा पेनिट्रेशन इज 0.01%। मतलब आपका 99.99% अभी भी बाकी है देने के लिए। हम्म। सिमिलरली अगर आप एमएसएमई कस्टमर्स का देखोगे, एमएसएमई को हम क्या लोन देते हैं, बिजनेस लोन का हमने बात किया, पर्सनल लोन दिया जाता है। कुछ कुछ जगहों पे जहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक है वहाँ पे डेयरी वगैरह का लोन दिया जाता है, एग्रीकल्चर लोन दिया जाता है। बट इससे आगे बहुत सारा लोन नहीं दिया जाता। जैसे एमएसएमई कस्टमर का हो सकता है कि उसका हाउसिंग फाइनेंस का जरूरत हो,
उसको हो सकता है कि उसको कार खरीदनी हो या बाइक खरीदनी हो, उसका ज़रूरत हो। बहुत कम कंपनीज़ ऐसे लोन्स प्रोसेस करते हैं। तो आप लोग करते हो इस टाइप के लोन्स हम प्रोसेस? नहीं करते, हम बिज़नेस लोन्स में ही कॉन्संट्रेट करते हैं। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि आपका कस्टमर बेस इतना अंडरसर्व्ड है, तो जब आप आपके पास आके वो उसको अच्छा प्रोसेस मिलता है, अच्छा व्यवहार मिलता है, वो इतना ग्रेटफुल रहता है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट नहीं करता। दिस इज़ नंबर पॉइंट नंबर 1। एंड बहुत लोग इसको बहुत छोटा चीज़ मानते हैं, उनको लगता है ये तो सोशल चीज़ है, ये तो बहुत छोटा है, बट ये साइकोलॉजी है और ये बहुत बड़ी चीज़ है। दिस इज़ नंबर 1। नंबर 2 इज़ कि हमने मतलब लैंडिंग कार्ड हैज़ बीन इन एक्जिस्टेंस फॉर 10 इयर्स। तो हमने बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया है। हम वी आर अ एक्सट्रीमली डेटा ड्रिवन कंपनी। और हमने जो एल्गोरिदम्स अभी बनाई हैं, अगर मैं आपको सच बोलूँ तो अभी 9th वर्ज़न चल रहा है उस एल्गोरिदम का। तो वो एल्गोरिदम को हमने 9 बार इटरेट किया है टू मेक इट बेटर अलोंग विथ ऑल द डेटा पॉइंट्स वी आर गेटिंग फ्रॉम द फील्ड। अब फील्ड में डेटा पॉइंट्स क्या मिलता है? आपको क्रेडिट का डेटा पॉइंट मिलता है, बैंकिंग का डेटा पॉइंट मिलता है, आपको कस्टमर कहाँ पे रहता है उस पिन कोड का डेटा पॉइंट मिलता है, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं वगैरह वगैरह। आपको कस्टमर का सोशल जो मीडिया का डेटा पॉइंट मिलता है, अगर कस्टमर अलाउ करे तो आपको। आपको कस्टमर का कलेक्शन का डेटा पॉइंट मिलता है कि उस एरिया में मेरा कलेक्शन कैसे चल रहा है, क्या लोग डिफॉल्ट कर रहे हैं, क्या डिफॉल्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उस एरिया में इतना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या इतना इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है कि लोग दे नहीं पा रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू गिव बट दे आर नॉट बीइंग एबल टू। ये हो सकता है। तो ये सारे जब आप स्टडी करते हो पैटर्न्स ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम, तो आप अपने एल्गोरिदम पर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। एंड आई थिंक आवर कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम आवर एल्गोरिदम। तो हम दो ही चीज करते हैं, एक तो कस्टमर पे कॉन्फिडेंस रखते हैं, हम सोचते हैं कि भाई तुम्हें हम लोन देंगे तो तुम वापस क्यों नहीं करोगे। एंड सेकंड इज कि हम अपने एल्गोरिदम पे कॉन्फिडेंस रखते हैं कि ये हमने जो इतने सालों से कोहोर्ट एनालिसिस किया है, स्टडी किया है, पोर्टफोलियो एनालिसिस किया है, हम्म। इसका जो रिजल्ट हमने एल्गोरिदम में बिल्ड किया है, तो फाइनली वी आर एट अ प्लेस वेयर इफ वी लेंड टू समवन, हमें वो कॉन्फिडेंस है कि वो वापस करेगा। और अगर मैं बात करूँ तो अभी कुछ अराउंड आप लोगों का कितना पैसा वापस आ गया है 25,000 जितना करोड़ में से? एग्जैक्ट नंबर्स तो मेरे पास नहीं है, ये थोड़ा बैलेंस शीट देखना पड़ेगा। हाँ। बट वी डू नॉट हैव अ ह्यूज एनपीए, मतलब एनपीए इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो हम जिसको बोलते हैं, जहाँ पे आपका लोन डिफॉल्ट हो जाता है। तो अगेन मैं नॉर्मल बैंक्स का बात कर रही हूँ, मैं काफ़ी सारे बैंक्स में काम कर चुकी हूँ, तो ये मुझे पता है 9 to 10% तक एनपीए चलता है। एनपीए मतलब नॉन प्रॉफिट एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जिसमें कस्टमर आपको पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। तो इसका 30 डे, 60 डे, 90 डे होता है। 90 डे जब हो जाता है तब उसको एनपीए डिक्लेयर किया जाता है। मतलब मान लीजिए आपने ईएमआई आपका 30 डे से ड्यू है, 30 डे से पे नहीं किया है, उसके बाद 60 डे तक चला जाता है, उसके बाद जब 90 डे होता है तब हम ये डिक्लेयर करते हैं कि ये कस्टमर पे नहीं करेगा, इसका विलिंगनेस टू पे जीरो हो गया है, तो उसको हम एनपीए मान के चलते हैं। ये नॉर्मली अभी मार्केट में नॉर्मली नॉर्मल टाइम में 9 to 10% रहती है। कोविड के बाद आई थिंक ये 15% तक चला गया है। वहां पे लेंडिंग कार्ड हैज मेंटेन्ड इट बिटवीन 3 to 7%। ओके। एज आई सेड वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ आवर कस्टमर्स एंड आवर एल्गोरिथम। तो बिकॉज ऑफ दिस हमारा जो रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट जो आप बोल रहे हो कि कितना रिटर्न आया है, वो रिटर्न परसेंटेज भी काफी हाई है। वी डिड नॉट डू वेरी पोअरली ऑन दैट। एक्चुअल नंबर्स मुझे आपको देख के बताना पड़ेगा, दैट आई कांट रिकलेक्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अ, एक साहूकार होता है, मैंने फ़िल्मों में देखा है, बिल्कुल। साहूकार लोग एक व्यापारी हो या किसान हो, किसी को भी थोड़ा-सा देता है, बट उसको कर्ज के तले दबा देता है। उसे सब कुछ गिरवी रखवा लेता है, सब कुछ करवा लेता है। तो अगर मैं इस चीज़ में कहूँ कि लोन किससे लेना चाहिए और हम्म। किससे नहीं लेना चाहिए, तो आप इसके बारे में डू एंड डोंट बता पाओगे? देखो, ये डू एंड डोंट रियली डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हो हुँ, और आपका क्या जरूरत है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि मान लीजिए आप एक बहुत छोटा वेंडर है, जैसे एमएसएमई के नीचे भी एक कैटेगरी होती है जो आरबीआई ने डिफाइन किया है, जिसको बोला जाता है नैनो एंटरप्रेन्योर। अब नैनो एंटरप्रेन्योर कौन होता है? मान लीजिए आपका वेजिटेबल वेंडर जो हुँ, वेजिटेबल रास्ते में बेचता है या ठेले में बेचता है, ठीक है। अब इनमें से काफी लोगों का आप देखोगे उनका कोई एमएसएमई लाइसेंस नहीं है, और हो भी नहीं सकता, बिकॉज वो दिन का परचेज करके दिन में ही बेचते हैं, वही उनका बिजनेस है। तो ऐसे लोग जब लोन लेना चाहते हैं, तो हम भी उन्हें हेल्प नहीं कर सकते, बिकॉज उनका कोई भी जो अगेन बिकॉज वी आर एन एनबीएफसी, हमें आरबीआई का कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं टू द एक्सटेंट वी कैन। तो ये रूल्स के अंदर ये लोग भी नहीं आते। ऑब्वियसली आरबीआई इज वर्किंग टुवर्ड्स बिल्डिंग न्यू रूल्स फॉर दीज पीपल,
that will come. When it comes, I am sure Lending Guard will be one of the companies will be very happy to start that business. But फिलहाल के लिए ऐसे अगर आपका भावना है या आप बहुत बड़े बिजनेसमैन, आपको बहुत सारा कैपिटल का जरूरत है बट फॉर शॉर्ट टर्म, तो आप लेंडिंग कार्ड के पास नहीं आओगे. देन यू विल गो टू अ बैंक, देन यू विल हैव योर ओन इन्वेस्टर्स whom you can get money from. तो ये यूज केसेस छोड़ के अगर आप सच में एमएसएमई हो, मतलब आपका छोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और आपका और कुछ है, तो इस हिसाब से मेरा मानना ये है कि आप लेंडिंग कार्ड या लेंडिंग कार्ड जैसे एनबीएफसी के पास आओ, अदर देन गोइंग टू अ साहूकार. इसका कारण ये है कि इंडिया में भी एनबीएफसी काफ़ी है, काफ़ी बढ़ गई है पहले से. पहले बहुत कम थे. एनबीएफसी आपको गारंटीड लोन देती है, उसके साथ आपको इंश्योरेंस भी बेचती है ताकि आपका बाय आई मीन भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो जाए तो योर फैमिली डजंट हैव टू बिल्ड दैट बर्डन. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो एनबीएफसी है वो आरबीआई के एक दायरे में रहते हैं. आरबीआई उनको रेगुलरली ट्रैक करती है कि वो कस्टमर से कैसे पैसा ले रहे हैं, वो कोई इलीगल बिहेवियर कर रहे हैं कि नहीं, जो आप साहूकार से नहीं कर सकते हाँ क्योंकि साहू साहूकार इज एन अनरेगुलेटेड पर्सन. तो मेरा मानना ये होगा कि अगर आपका मतलब इफ यू फॉल कि आपके पास एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है, आप पैसा ले सकते हो, यू शुड ऑलवेज कम टू एन एनबीएफसी एंड टेक अ लोन. तो दैट इज माई डू एंड डोंट फॉर यू. बट ऑफ कोर्स आपको एमएसएमई रजिस्टर्ड होना पड़ेगा. आप उससे नीचे हो गए तो इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर यू. अच्छा. एक चीज और ये आती है कि व्यापारी जो है वो कब लोन ले. फॉर एग्जाम्पल कुछ व्यापारियों का आज के टाइम पे ये सिनेरियो भी है कि उन्होंने लोन लिया फॉरेन ट्रिप लेने के लिए, उन्होंने लोन लिया है कि घर खरीदने के लिए, हम्म. उन्होंने एसेट नहीं बनाया, उन्होंने अपना जो एक अननाम शनाम पैसा है उसको उड़ाया है. तो कब लेना चाहिए एक व्यापारी को या एमएसएमई मर्चेंट को लोन? सही बात है, मैं उस पे आऊंगी बट मैं उससे पहले एक सेगवे देना हाँ. चाहती हूँ. जो आपने बोला वो आपने काफी इम्पोर्टेंट चीज बोली, हम्म. जो मैं पहले आपको बोल रही थी कि एमएसएमई कस्टमर्स का भी बहुत सारे चाहत होते हैं, हाँ. राइट. चाहते हाँ. अगर आप बाहर जाना चाहिए, मैं बाहर जाना चाहूँ, वी आर सैलरीड पीपल. हम्म. हम लोग अगर बैंक में बोले कि हम एक लोन लेना चाहते हैं फॉर फॉरेन ट्रिप, बैंक में तुरंत दे देगी. हम्म. बट एक एमएसएमई कस्टमर, उसका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, पीओएस का व्यवसाय कितना भी अच्छा हो, अगर वो जाके बोले कि मैं फॉरेन ट्रिप के लिए पैसा लूंगा, कोई उसे नहीं देगा. तो हेंस आई थिंक ये वन थिंग इज टू लुक एट इट एज अ वेरिएशन, जो आपने बोला कि अनाप शनाप पैसा उड़ाना. हम्म. अनदर थिंग इज टू लुक एट इट एज एन अपॉर्चुनिटी, कि ये भी अपॉर्चुनिटी है जो एमएसएमई कस्टमर्स को हम दे सकते हैं ऐसे तरीके का लोन, इफ वी कैन अंडरराइट देम प्रॉपर्ली, राइट. तो कमिंग बैक टू योर मेन पॉइंट, मैक्सिमम एमएसएमई कस्टमर्स पैसा तब लेते हैं जब उनको बिजनेस बढ़ाना होता है. ओके. हम्म. तो मान लीजिए आपके पास एक फैक्ट्री है, आपको दो लगाना है, या आपके पास 10 टेलरिंग मशीन्स हैं, आपको 20 टेलरिंग मशीन्स करनी है. तो दैट इज व्हेन यू टेक अ, दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ वर्किंग कैपिटल लोन. तो ये वर्किंग कैपिटल लोन मैक्सिमम हमारा बुक में अगर मैंने डेटा मतलब सर्च किया तो 60 to 70% इज टेकन एज वर्किंग कैपिटल लोन. और एक लिया जाता है जिसको बोलते हैं साइक्लिकल लोन. साइक्लिकल लोन वो लोग लेते हैं जो रिटेल के बिजनेस में रहते हैं, अच्छा, मतलब जो रिटेल गारमेंट्स बेचते हैं, रिटेल में गारमेंट्स बेचते हैं, मोबाइल ग्रोसरी. फोन्स बेचते हैं. तो देखिए, जब मोबाइल फोन्स का भी एक साइक्लिसिटी होता है. कैसे? मान लीजिए एप्पल का आईफोन आप ले रहे हो, हम्म. आपको आईफोन 15 लेना है. हम्म. आप जब आईफोन 15 रिलीज किया तब आपने तुरंत रियलाइज किया कि आईफोन 12 का दाम गिर गया है. हम्म. तो जो व्यापारी है वो आईफोन 12 का तब स्टॉक बनाता है, क्योंकि उसको भी पता है कि आईफोन 15 जैसे ही रिलीज करेगा, मेरे दुकान में 40 कस्टमर आकर आईफोन 12 का पूछेंगे. करेक्ट. हम्म. हम्म. तो ये करने के लिए ऑब्वियसली वो स्टॉक पाइल करने के लिए उसको एक्स्ट्रा कैश चाहिए होता है. हम्म. तो ये सब कारण में कस्टमर लेता है. There are few entrepreneurs who are first generation entrepreneurs who are starting their business. तो जब लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तभी भी लोन लिया जाता है, जिसको हम स्टार्टअप कैपिटल भी कहते हैं. बट स्टार्टअप कैपिटल मतलब जैसे हमने देखा है कम ही होता है. जनरली इट इज वर्किंग कैपिटल, मतलब आपने बिजनेस स्टार्ट की है, आपको थोड़ा थोड़ा ट्रैक्शन मिला है, आपको और पैसा चाहिए मार्केटिंग कराने के लिए, स्टॉक पाइल करने के लिए, कस्टमर को बेटर सर्व करने के लिए, तब आप पैसा लेते हैं. अच्छा, तो ये चीजें, बट अगर मान लो कि जो एसेट्स बिल्डिंग नहीं हो रही है तब क्या करेक्ट. करेंगे? देखो, एसेट बिल्डिंग तो इज अ, देर आर टू थिंग्स टू एसेट बिल्डिंग. ठीक है, हम्म. एक तो आप बिजनेस के लिए एसेट बिल्ड करो. बिजनेस के लिए एसेट बिल्ड करना मतलब क्या, कि आप अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबिलिटी पे लाओ, है ना. और एक आप पर्सनल एसेट्स बिल्ड करो.
जो पर्सनल एसेट बिल्ड करते हैं, एज आई सेड, उसके लिए फ्रैंकली हमने कुछ प्रोवाइड नहीं किया है अभी, अच्छा। इकोसिस्टम में कुछ है ही नहीं। हम्म। मतलब मैं अगर एक एमएसएमई कस्टमर हूँ और मुझे हाउसिंग फाइनेंस लोन लेना पड़े तो इट इज अ हेडेक, इट्स अ नाइटमेयर। मतलब आप बैंक में जाओगे, आपको 25 बैंक घुमा लेंगे, लेकिन आपको कोई लोन देगा ही नहीं। अच्छा। ऐसा है, अनटिल अनलेस यू टेक अ सिक्योर्ड गारंटी लोन, विच हम्म। मीन्स कि आप वहां जाओ, आप बोलो इतना मेरा गोल्ड है, मैं गोल्ड को यहाँ पे रख रहा हूँ, गोल्ड के अगेंस्ट मेरे को लोन, विच इज सिक्योर्ड लोन, राइट। तो हेंस अनसिक्योर्ड लोन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम लोग जो मॉर्गेज लेते हैं वो ऑलमोस्ट अनसिक्योर्ड होता है, बट इट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। एमएसएमई कस्टमर्स का क्योंकि वो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का भी बहुत ऊपर नीचे रहता है, स्पेशली व्हेन यू गो टू टायर 3 टायर 4 काइंड ऑफ प्लेसेस। तो क्योंकि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का बहुत ऊपर नीचे होता है, वहां पे भी बैंक्स बहुत लोन नहीं देती है। थोड़े थोड़े छोटे कोऑपरेटिव बैंक्स दे देती है, बट जितना देती है उतने से जो मार्केट का जो साइज है वो कभी भी फुलफिल नहीं होता है। तो hence there is a lot of opportunity for a lot of other companies to come in and say, I will do MSME housing finance loan, I will do MSME personal finance loan. तो ये सारे मतलब these are categories that we will see coming up in the few years to come. few years ago. So that is the growth. वो Yes. growth अभी होगा। अब आप ये बताओ कि अभी आप लोग कितना लोन पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो? अब मरवाओगे। आ, देखो, लोन पे इंटरेस्ट चार्ज जो होता है वो बेसिकली इज टाइड टू द कस्टमर्स रिस्कीनेस। हम्म। तो हमारा एज वी डिस्कस बिफोर कि हमारे इंटरनल एल्गोरिदम से ये डिटरमाइन करते हैं कि आप कितना रिस्की हो। आप कितना रिस्की हो वो डिपेंड करता है कि आपका बाइंग पैटर्न क्या है, आपका रिपेमेंट पैटर्न क्या है जो सिबिल से आता है, आपका बैंकिंग का पैटर्न से कि आप कितना, मतलब मान लो ऐसा हम देखते हैं कि एट वन पॉइंट इन टाइम आपने 10 लाख रुपए डिपॉजिट किया, पर नेक्स्ट डे आपने 5 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए। तो दोज काइंड ऑफ वेरिएशंस वी सी। ये सब कर कर आके आपका इंडस्ट्री कौन सा है, कौन से इंडस्ट्री में काम करते हो। कुछ इंडस्ट्रीज इनहेरेंटली रिस्की होते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज लाइक मैन्युफैक्चरिंग उतना रिस्की नहीं होते हैं। तो ये सारी चीजें देखी जाती है। ये देखने के बाद जब हम रिस्क बकेट करते हैं कस्टमर का, तो हमारे जो सबसे स्टार कस्टमर्स हम जिसको बोलते हैं, मतलब जो एकदम हु आर वेरी गुड इन आवर बुक्स, उनका करीब करीब आपका मान लीजिए 20% तक आता है। सिमिलरली जो हमने थोड़ी पहले बात की कि हम ऐसे कस्टमर्स को भी लोन देते हैं जिनका कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। एनटीसी कस्टमर्स जिसको हम बोलते हैं, न्यू टू क्रेडिट। उनका एनटीसी मतलब? न्यू टू क्रेडिट, अच्छा। उनका कोई क्रेडिट मतलब बेसिकली इनको आरबीआई के उसमें जीरो फाइल या थिन फाइल कहा जाता है। थिन फाइल का मतलब है कि मान लो एक दो ट्रांजैक्शन कहीं पे किए होंगे, तो क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है उनकी। तो अगर क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो कस्टमर का जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन होता है वो कैश में होता है, इसीलिए क्रेडिट हिस्ट्री। तो विच इज ऑल्सो रिस्की थिंग, क्योंकि कैश का कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं होती है। सिमिलरली तो ऐसे कुछ कस्टमर्स हमें आते हैं जो न्यू टू क्रेडिट है, मतलब जिनका क्रेडिट फाइल हमारे साथ पहली बार बन रही है, मतलब हम उनको क्रेडिट देंगे उसके बाद उनका फाइल बनेगा, ऐसा है। इन कस्टमर्स का इट कैन गो अप टू 45%, 45%? मतलब विच इज क्वाइट हाई, बट उतना तक वो चला जाता है। पर ये लोग क्या न्यू जनरेशन होते हैं, जेन ज़ी टाइप के मेरी तरह 21 22 या 18 उम्र के? एक्चुअली वी हैव अ लॉट ऑफ यंगर कस्टमर्स, मतलब हमारा द ओल्डेस्ट कस्टमर वी हैव इन आवर सिस्टम इज 60 इयर्स बस? बस। हाँ। एंड द यंगेस्ट आई थिंक वी स्टार्ट प्रीटी मच फ्रॉम 21। 21? 21। ओके। तो 21 साल से आप लोग स्टार्ट कर देते हो और ये यहाँ तक हाँ, जाता एंड जेंजी है कि नहीं वो ऐसा तो हमने नहीं देखा, बट वी हैव वेरी यंग कस्टमर्स, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, दैट इज अ गुड परसेंटेज ऑफ आवर बेस, मतलब 10 to 15% ऑफ द बेस इज दैट। 10 to 15% आपके पास वो है। बिल्कुल। इसके अलावा अगर बात करी जाए एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के बारे में, जी। एमएसएमई का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो क्या है? हम्म। तो एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन, जिसको बेसिकली उद्यम कहा जाता है, उद्यम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं उसको, उद्यम आधार भी बोला जाता है। ये बहुत ही एक सिंपल प्रोसेस है। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे इसको देख सकते हो, उद्यम आधार बोल के डायरेक्टली सर्च करोगे वो भी आ जाएगा। आप जब एमएसएमई होते हो तो आपको कुछ फायदे मिलते हैं। एक फायदा मिलता है कि जैसे हम लोगों ने बोला कि आप अगर कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक से लोन लेते हो तो आपका एक रेट कैपिंग होता है, मतलब कि एक इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको चार्ज नहीं किया जा सकता। सिमिलरली आपका लोन अमाउंट कैपिंग भी होता है कि एक लोन अमाउंट के ऊपर आप नहीं ले सकते, जो कि 10 लाख रुपए है। तो ये सारी बेनिफिट्स पाने के लिए प्लस और भी बेनिफिट्स होते हैं, मतलब मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि वो पॉलिसी में चला जाता है, बट ये बेनिफिट्स पाने के लिए आपको वो उद्यम रजिस्ट्रेशन दिखाना पड़ता है।
अब हमने भी ऐसे ऑब्जर्व किया है कि देर आर कस्टमर्स हु कम टू आवर प्लेटफॉर्म हु आर प्रॉपर एमएसएमईज, बट उनके पास वो उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनका जीएसटी है। हम्म। उन्होंने जीएसटी से हमें दिखा दिया है कि हमने बिजनेस रजिस्ट्रेशन किया, हमारा बिजनेस रजिस्टर्ड है, लेकिन उन्होंने एमएसएमई रजिस्ट्रेशन अलग से नहीं कराया है। बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है कि ओके। आपके पास जीएसटी होने के बावजूद आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराना होगा अलग से, तभी आप एमएसएमई काउंट किए जाओगे। अच्छा। तो आप जाके वो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराते हो, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आई थिंक जीएसटी होने से तो इट इज ऑटो, मतलब वो खींच लेता है डेटा। हाँ। नहीं होता है तो अगर शॉप एक्ट वगैरह होता है, फूड सर्टिफिकेट होता है, जो विच आर ऑल्सो वैलिड बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ्स फॉर आरबीआई, हम्म। आपको उसका नंबर उसमें एंटर करना पड़ता है, कुछ डिटेल्स हैं अपने बिजनेस का जो एंटर करना पड़ता है, और वो आप रजिस्टर करा देते हो। विद इन 7 to 21 days वो रजिस्टर होकर आ जाता है। आपके पास एक अच्छा। सर्टिफिकेट आ जाएगा सेइंग कि यू आर एमएसएमई, और ये है आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन। ओके। एमएसएमई सर्टिफिकेट क्या है? वही है, सेम चीज को, उद्यम सर्टिफिकेट को ही एमएसएमई सर्टिफिकेट अच्छा, कहा, उद्यम सर्टिफिकेट को ही अपन एमएसएमई एमएसएमई सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट कहते कहते हैं। हैं। इसके बाद एक 45 डे लैंडिंग रूल जो है वो बहुत ट्रेंड है, उसके बारे में आप बताओगे? ये लेंडिंग रूल एग्जैक्टली नहीं है, ये बोरोइंग रूल है। अच्छा। 45 डे बोरोइंग रूल ये बोलता है कि अगर आप एमएसएमई हो और आपका जो वो है, मतलब आपका जो एनुअल टर्नओवर है वो 30 करोड़, 300 करोड़ कुछ से नीचे है, हम्म। तो आपसे जो वेंडर लेता है सामान, सामान। बेसिकली, हाँ। तो मान लो आप एक गारमेंट मर्चेंट हो, आप हम्म। गारमेंट मैन्युफैक्चर करते हो, ठीक है। हम्म। बहुत स्पेसिफिक बता रही हूँ, मान लो आप बांधनी मैन्युफैक्चर करते हो, बांधनी का बहुत मार्केट में बहुत चलता है बांधनी। हम्म। तो आपसे किसी ने एक गट्ठा बांधनी खरीद लिया हाँ। 400 रुपए में, हाँ। तो वो लेके चला गया। उसके बाद वो जो मतलब व्यवसायी है, वो रिटेल रिटेल व्यवसायी है, जो हम्म। जाके वो कपड़ा किसी को बेचेगा। वो कपड़ा बेच के बेसिकली आपको पैसा वापस करता है, 400 रुपए आपको बेचने के बाद वापस आते हैं। अभी रूल ये लगा है हम्म। कि उसको 45 डेज के अंदर आपको पैसा वापस करने हैं। अच्छा। अगर 45 डेज के अंदर उसने वापस नहीं किया, तो जब वो आपको पैसा वापस करेगा, तो उसको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा उसको अलग से आपको। तो बेसिकली ये एमएसएमईज को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि अ लॉट ऑफ एमएसएमईज, जो हम बोल रहे थे कुछ देर पहले, कि उनको कैश फ्लो का प्रॉब्लम होता है, हाँ। जिसके लिए वो लोन भी लेते हैं। कैश फ्लो का इसलिए प्रॉब्लम, एक एक प्रॉब्लम ये भी है कि उनका वेंडर उसको टाइमली पेमेंट नहीं करता है। तो ये रोकने के लिए ये रूल है। अच्छा, तो उसके बाद मान लो कि 45 डेज बाद उन्हें कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है क्या? हाँ, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, विच कैन बी 3 times ऑफ दैट ऑफ अ बैंक। तो बैंक्स का जनरली 15 to 20% रहता है, उसका 3 times कैन गो अप टिल 60%। ठीक है। अब एक चीज ये आती है कि आप लोगों से लोन लोग क्यों ले? क्योंकि लोग तो कोई भी मतलब बैंक से जाके भी ले सकता है। हम्म। मैं बैंक से जाके ले सकता हूँ, मुझे थोड़ा सा कम मिलेगा हम्म। इंटरेस्ट रेट भी, इन टर्म्स बिल्कुल। ऑफ, और भी बहुत चीजें कि बैंक बैंक में क्या मुझे फेस टू फेस चीजें ज्यादा मिल रही हैं, जैसे पॉडकास्ट और फेस टू फेस रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम्म। तो वर्चुअली अगर ऑनलाइन की वर्ल्ड से तो मैं डिजिटली तो मैं नहीं कर रहा हूँ। हम्म। तो फिर वही आई थिंक, जो पहला चीज हमने मेंशन किया, कि हम्म। एक तो है कि हम इतने फास्ट है जो कोई और नहीं है, ये तो अच्छा। हम दावे के साथ कह हाँ, सकते 3 मिनट हैं। वाला मैं थंबनेल पे लिख दूँ कि 3 मिनट्स गेट अ लोन इन अ बिल्कुल। 3 मिनट्स, है ना? गेट अ लोन इन 3 minutes, एब्सोल्युटली यू कैन पुट हाँ। दैट। हाँ। बट आई थिंक उससे भी बड़ी बात यह है कि देखो, बैंक पे आप जा सकते हो, बैंक में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप बैंक पे जाओगे तो बैंक की ऑब्वियसली द अमाउंट ऑफ पेपर वर्क दैट अ बैंक डज इज फार फार मोर देन एन एनबीएफसी। अच्छा। इसका कारण ये भी है हम्म। कि जैसे हम आरबीआई का एक ऑडिट और कंप्लायंस फॉलो किया जाता है, हम्म। एनबीएफसी के लिए, बैंक्स के लिए, सबके लिए एक गाइडलाइन है जो फॉलो किया जाता है। बैंक्स की कुछ इंटरनल कंप्लायंस गाइडलाइंस होती है जो इसके ऊपर लागू होते हैं। तो जो, मान लीजिए, अगर मैंने बैंक में अंडरराइटिंग में करने गई, तो जब मैंने बोला कि मेरा जीएसटी फाइलिंग हुआ है, तो वो जीएसटी सर्टिफिकेट भी मांगेगा। अच्छा। जीएसटी आपने जो फाइलिंग किया है वो पूरा डिटेल्स आपको वहां पे देना पड़ेगा, जो हमें जनरली नहीं लगता है। अगर आपका लोन अमाउंट एक लोन अमाउंट से नीचे है, मतलब 10 लाख से नीचे है, तो हमें ये सब कोई डिटेल्स नहीं लगती। हम्म। तो मान लो आपको 5 लाख ही चाहिए, आप हम्म। बैंक में गए हो, बेकार में आपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, उसके बाद आप 25 दिन वेट किए, उसके बाद, क्योंकि बहुत सारा बैंक में अभी भी अंडरराइटिंग मैनुअली होती है, क्रेडिट एनालिस्ट बैठ के अलग से अंडरराइटिंग कराते हैं, विच इज फेयर, आई मीन देयर इज मेरिट टू इट ऑल्सो। तो बट वो करने के बाद भी 25 दिन बाद आपको बोला जाता है नहीं, अभी नहीं हो सकता, एंड नेक्स्ट साइकिल में आ जाओ। बैंक्स का खुद का टारगेट्स होते हैं,
कि एमएसएमईज को वो लोग कितने लोन्स देंगे। क्वार्टर, अब मान लो आप, आपकी किस्मत खराब हुई, आप क्वार्टर एंड में बैंक में पहुंच गए, तो आपको मिलेंगे नहीं, मिलेगा नेक्स्ट क्वार्टर में जाके मिलेगा। सही बात है। बट आपके बिजनेस को तो अभी चाहिए ना, आपके बिजनेस को लोन 25 तुरंत दिन बाद नहीं चाहिए, तुरंत आपको चाहिए। तुरंत चाहिए, हाँ क्योंकि आपको तो बिजनेस कल करना है। हाँ। परसों किसी चीज का स्टॉक पाइल का दाम गिरेगा तो आप कल ना उठाओगे सामान, आप 25 दिन बाद थोड़ी ना उठाओगे। तो वो वाला जो फास्टनेस हम क्या कस्टमर को देते हैं, वो एक। एंड दूसरा जो मैंने आपको मेंशन किया कि हम एनटीसी कस्टमर्स को भी प्रोसेस करते हैं, जिनका कोई फाइल नहीं है, जिनका क्रेडिट का खाता हमारे साथ पहली बार खोला जाता है, उनको कोई भी बैंक प्रोसेस नहीं करती, क्योंकि बैंक अगेन, बैंक्स हैव अ सर्टेन प्रोसेस। मैं प्रोसेस के उसमें कुछ नहीं बोल रही हूँ, दे हैव अ सर्टेन प्रोसेस, दे हैव वर्क फॉर मेनी इयर्स इन दिस कंट्री एंड डेवलप दैट हम्म। प्रोसेस। हम लोग आई थिंक वी आर चैलेंजिंग दैट प्रोसेस एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ बेटर प्रोसेस फॉर द कस्टमर, वही है। क्या बात है, सही है। तो आप लोग किन लोगों को लोन नहीं देते हो अभी फिलहाल में? बिल्कुल। सो देखिए, कुछ इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे हम लोन नहीं देते, एंड ये इंडस्ट्रीज भी ये मतलब एमएसएमई इंडस्ट्रीज का एक लिस्ट आता है आरबीआई का। तो उसमें कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो आरबीआई ने खुद बोला है कि दीज आर रिस्क इंडस्ट्रीज। जैसे मान ट्रेडिंग मान लो, इंटरनेशनल जो आपका वो होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, राइट। तो ये सारे इंडस्ट्रीज को हम अभी, मैं ये भी नहीं बोलूंगी एकदम नहीं देते हैं, कुछ इंडस्ट्री में हम थोड़ा कॉशियसली देते हैं, कॉशियस कॉल लेते हैं कि कितना परसेंटेज दे सकते हैं। कुछ इंडस्ट्री में हम बिल्कुल, जैसे ट्रेडिंग में बिल्कुल नहीं देते हैं। हम्म। कुछ ट्रेडिंग मतलब सट्टेबाजी। सट्टेबाजी, हाँ एग्जैक्टली, डे ट्रेडर, मतलब पैसा आपने लोन पे ले लिया, फिर उसको मार्केट में लगा दिया, फिर वापस आया तो दिया, वापस नहीं आया तो डूब गए। वो वाला जो चीज़ है वो हम नहीं करते। हाँ। सिमिलरली आपके ये हम सबको पता है कि हमारी कंट्री में कुछ एरियाज हैं जो कि पॉलिटिकली इंस्टेबल है, जहाँ पे वी डेफिनेटली नो कि देर इज अ रिस्क टू द कस्टमर ऑल्सो। वो सारे एरियाज में अगेन हम कॉशियसली देते हैं, अगेन 100% नहीं देते ऐसा नहीं, कॉशियसली देते हैं। और जो बिल्कुल नहीं देते हैं वो है कि देखिए हमारे कुछ इंटरनल रूल एंड फ्रॉड चेक हैं, जो एल्गोरिदम बिल्ड है, वो फ्रॉड चेक में जो पकड़ा जाता है या जिसका प्रीवियस क्रेडिट स्टेटमेंट इतना खराब हो कि उसने 3-4 बार डिफॉल्ट किया है, वैसे लोगों को हम लोन नहीं देते। नहीं देते आप लोग, ठीक है। अब बात करें अगर अपन, तो बेसिकली चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे पर्सनली। हम्म तो आप डायरेक्टर हो, तो हम्म। बोर नहीं हो जाते यार, डायरेक्टर लोगों को कितने काम करने पड़ते हैं? भाई हमें तो बहुत काम करना पड़ता है, बाकी तो डायरेक्टर्स को तो होता नहीं। हमारा तो ऑलमोस्ट नहीं यार, तो 7 to 8 आवर्स पर डे तो हो ही जाता है। 7 to 8 मैं देखा, 12 12 15 15 घंटे काम करना पड़ता है। 12 12 15 15 घंटे कभी कभी काम करना पड़ता है, आई वुड से कि एवरी डे करना पड़ता हाँ है। हाँ बट हाँ, ऑब्वियसली डिसबर्सल सीजन जब होती है, जैसे आप मान लो ये अभी आ रहा है ना अक्टूबर नवंबर, हाँ। दिवाली दशहरा का जब सीजन आती है, तब हमें एक एक लोन के पीछे पड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि वी लुक एट द प्रोडक्ट साइड, तो वी ओन द टेक्नोलॉजी पीस एज वेल। तो कहीं पे भी कहीं कुछ भी अटक गया, क्योंकि इट्स अ डिजिटल लेंडर, ऐसा कोई चांस नहीं है कि मैं मैनुअल इंटरवेंशन करके लोन दे दूं, मेरे को सिस्टम से ही ले जाना पड़ेगा। तो तब हम लोगों की काम बहुत बढ़ जाती है। बट हाँ, आई मीन इट्स फन, आई वुड से इट्स फन बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हम्म। ऐसे कितने जॉब्स होंगे जहाँ पे आप बोल सकते हो कि मैंने ये काम किया तो किसी को एक्चुअली फायदा हुआ। बहुत कम डेवलपर की काम ऐसे होंगे। जॉब नहीं होती है कि डायरेक्टली वो दे कह पाए। एक्चुअली हमारे डेवलपर्स को हम ये मतलब इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड पार्ट ऑफ आवर कल्चर इन लैंडिंग गार्ड। हम्म। आप किसी भी डेवलपर से भी बात कर लो, तो अगर मतलब ये काफी बार कॉन्वर्सेशन हुआ है जहाँ पे हमने बोला है कि अच्छा ये चीज हमें नेक्स्ट करनी है, इस प्रोडक्ट वी आर टेलिंग देम, एंड देयर लाइक लेकिन इससे कितना पैसा बनेगा वो बताओ पहले। तो डेवलपर्स आर वेरी बिजनेस माइंडेड, व्हिच इज वन थिंग आई हैव नोटिस्ड इन लैंडिंग गार्ड एंड व्हिच आई रियली अप्रिशिएट अबाउट लैंडिंग गार्ड। क्योंकि जब वैसे होता है ना, जब आपका डेवलपर्स को हम अपने फुट सोल्जर्स बोलते हैं, क्योंकि वो ग्राउंड में हमारी लड़ाई कर रहे हैं, जब वैसे होता है तब कंपनी इतनी यूनिफाइड बन जाती है कि सीईओ से डेवलपर तक सबका विजन सेम रहता है, हम्म। एंड दैट इज व्हेन यू कैन क्रिएट मैजिक। एग्जैक्टली। सो दैट इज हाउ वी हैव ग्रोन, बिकॉज अगर आप आपका कंपनी का साइज देखोगे, हम बहुत बड़े कंपनी नहीं है, हम्म। हमारा साइज काफी छोटा है हम्म। कंपेयर टू द एयूएम वी आर डूइंग इन मार्केट, जहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट कंपटीटर है वो हमारा 1/10 बिजनेस करता है। That has come from that amalgamation. Similarly on the operation side also, आप किसी ऑपरेशन एनालिस्ट जो कस्टमर से एक्चुअली बात कर रहे हो उससे बात कर लो, वो बोलेगा अरे कस्टमर नहीं, कस्टमर ड्रॉप हो जाएगा। बट वो उसका हेडेक नहीं होना चाहिए, वो टेक और प्रोडक्ट का हेडेक होना चाहिए कि कस्टमर ड्रॉप होगा, बट उसको है ये कि कस्टमर ड्रॉप ना हो जाए। तो इट्स अ वेरी लाइक अमलगमेटेड
इकोसिस्टम इन दैट। यस, जो आपके फाउंडर बिलीव करते हैं वो जी पूरी कंपनी बिलीव करती है। जी बिल्कुल। तो इसके कारण से आप लोगों का एक बिलीव सिस्टम बना है। एंड एक बात जो स्टीव जॉब्स भी कहते थे कि स्टीव जॉब्स फायर कर देते तो उन लोगों को जिनका बिलीव सिस्टम उनसे मैच नहीं करता था, चाहे वो कितना ही परफेक्ट हो इन टर्म्स ऑफ देयर स्किल्स, हम्म बट द पर्सन हु बिलीव्स दैट कैन हम्म चेंज द वर्ल्ड, सो हम्म दैट्स एक चीज आती है कि इसमें एमएसएमई में अभी जो है 13 करोड़ रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड व्यापारी हैं। 45% ऑफ अपनी इकोनॉमी को जो है ये लोग चलाते हैं रोजगार दे रहे हैं, ठीक बिल्कुल। है। और आपने शायद इसका मार्केट साइज बताया था कुछ 100 ट्रिलियन, $100 ट्रिलियन। 100 ट्रिलियन डॉलर। यस। तो सरकार की तरफ से तो हेल्प हो ही रही है। राइट। इसके अलावा और क्या चीजें आजकल के एमएसएमई के मर्चेंट्स में चेंज आया आफ्टर कोविड, आपने जो नोटिस करा हो? आई थिंक आफ्टर कोविड एक तो आई थिंक जो भी रिटेल बिजनेस में थे स्पेसिफिकली, प्लस गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे बिजनेसेस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ कोविड में। अच्छा। क्योंकि उनका जो एंड कस्टमर है, आप और हम जैसे लोग, बी वो टू सी। लोग खरीद नहीं रहते, हाँ। क्योंकि वो D2C हाँ। वो है, हाँ। डायरेक्ट टू कंज्यूमर हम्म। सेल्स है। जिसको बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है वो है फूड सेक्टर, बिकॉज ऑब्वियसली फूड इज समथिंग वी ऑल कंज्यूम नो मैटर व्हाट। तो अभी मतलब आई डोंट सी एनी कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट कि मतलब, एंड अगेन आई, इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अनअवेयरनेस आल्सो ऑन माय पार्ट, क्योंकि मैं अग्री बिजनेस में बहुत ज्यादा मुझे वो नहीं है, ज्ञान नहीं है। हम्म। बट आई थिंक अग्री बिजनेस में भी छोटे छोटे जो अग्री बिजनेस होते हैं जैसे डेयरी वगैरह, इसमें भी बहुत इफेक्ट पड़ा है। तो ये सारों को अभी रिवाइव करने के लिए जो आप बोल रहे थे, आई थिंक द वे वी स्टार्टेड इज कि अभी मार्केट में एमएसएमई उसको व्यवसाय को पैसा कम मिल रहा है। हम्म। इट शुड बी द अदर वे अराउंड। अभी कैपिटल इन्फ्यूशन करने का टाइम है, ताकि ये लोग ग्रो करें। कैपिटल इन्फ्यूजन मतलब आप? कैपिटल इन्फ्यूजन मतलब इनको और ज्यादा लोन या और ज्यादा फाइनेंस का अभी जरूरत है। बिकॉज अभी बेसिकली ऐसा है कि अभी इनका बहुत सारे लोग ये देख रहे हैं कि इनका पेइंग कैपेसिटी कम हो गया है, विच इज ट्रू। हम्म। क्योंकि उनका पेमेंट कहाँ से आता है, हम आप खरीदेंगे तभी उनका पेमेंट कैपेसिटी है। करेक्ट है। हाँ। करेक्ट, तो हाँ। हम कम खरीदेंगे, वहाँ पेमेंट कैपेसिटी कम हो जाएगी। हाँ। हाँ। बट आगे अभी अगर कैपिटल इन्फ्यूजन नहीं किया गया तो ये जो $100 ट्रिलियन है, इसका जो मतलब $100 ट्रिलियन ओनली फॉर लेंडिंग का मैं बात कर रही हूँ। हाँ। लेंडिंग मतलब ये फाइनेंस का हाँ। वो है। तो ये कैपेसिटी हम कभी मतलब मैच नहीं कर पाएंगे। अच्छा। तो हम थोड़ा उल्टा चल रहे हैं। हम्म। हम पैसा खींच रहे हैं जहां हमें और पैसा डालना चाहिए मार्केट में। तो इसमें थोड़ा सा ये भी चल रहा है कि अभी आई थिंक देर इज अ जनरल लाल इन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। जनरल लाल मतलब? जनरल लाल मतलब आपका अभी इन्वेस्टमेंट थोड़ा धीमा पड़ा है। हाँ। अभी इसी साल का अगर आपने लास्ट साल से इसी इसका कंपेयर करो तो इन्वेस्टमेंट वाज क्वाइट हाई। अच्छा। 20-25% ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा था, जो इन्वेस्टमेंट अभी नहीं हो रहा है मार्केट्स में। आई थिंक इसका थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी देखा जाता है। एक तो इंडिया का खुद का इलेक्शंस था, हाँ। अभी यूएस का इलेक्शंस चलेगा। हाँ। तो यूएस का इलेक्शंस हो जाने के बाद देर इज एन एक्सपेक्टेशन कि ये जो इन्वेस्टर विंटर जिसको हम बोल रहे हैं, ये थोड़ा समर में कन्वर्ट होगा और थोड़ा और पैसा आएगा। बट जब तक ये कैपिटल इन्फ्यूशन नहीं होगा हम्म। मार्केट्स में, हम्म। तब तक ये एमएसएमई कस्टमर्स का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये चलता रहेगा। एंड द बिगर पॉइंट जो कोई बात नहीं करता है, इसका सोशल इम्पैक्ट होता है। क्योंकि ये देखिए, अल्टीमेटली दीज आर बिजनेसमैन, हम्म। ठीक है। और कोई भी बिजनेसमैन बहुत स्मार्ट होता है। हम्म। उनको हमसे पैसा नहीं मिलेगा तो वो जाएंगे वही साहूकारों के पास जो अनरेगुलेटेड है। तो उसका एक सोशल इम्पैक्ट हो जाता है, जो अगर हम अवॉइड करना चाहते हैं, जो हम अवॉइड करना चाहते हैं एज इंडिया, वी वांट टू अवॉइड दैट, वी वांट टू अवॉइड दैट एज अ कंट्री। तो जनरली हमें अभी कैपिटल और मार्केट में लाने का जरूरत है। ओके। तो अब अगर अपन बात करें प्रोडक्ट साइड की, हम्म। तो आपका एज अ प्रोडक्ट मैनेजर जो रोल होता है फर्स्ट की, यू नीड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, ठीक है। correct। तो देखो, लैंडिंग कार्ड और जब पैसे की बात आती है तो इसमें आता है ट्रस्ट, और दूसरा टेक्नोलॉजी, दोनों एक अपग्रेडेड होना चाहिए। ट्रस्ट जो है, कस्टमर का डेटा यहाँ वहाँ नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत बहुत आरबीआई के भी रूल्स हैं, और ये फिनटेक की कोर एक्सपेक्ट यही आता है। सही बात है। अब इसमें आप ये बताओ कि ये सब बनाना और ये सब भी टिपिकल एक भारत के मार्केट के लिए, क्योंकि भारत का मार्केट जो है उसमें जो कंज्यूमर है, अश्नीर ग्रोवर ने बहुत अच्छी लाइन बोली थी
कि इन लोगों को पैसा खर्च भी नहीं करना रहता है और सब कुछ चाहिए रहता है और डिस्काउंट भी उतना ही चाहिए, तो इन्हें क्वालिटी भी चाहिए और वही सब चाहिए, ठीक है। ये अपन को एक्सेप्ट कर चुके हैं, अपन सब बात, वी ऑल प्रोडक्ट मैनेजर्स एक्सेप्टेड इट। तो अब आप इतने टफ मार्केट के लिए, क्योंकि यूएस में तो लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, वो सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं, यहाँ पे सबको सब कुछ फ्री में चाहिए, हम्म। कोई पैसा खर्च करना ही नहीं चाहता कहीं से कहीं तक। तो ऐसे टिपिकल मार्केट्स के लिए प्रोडक्ट मैनेजर्स, आप जैसे जो लोग हैं, डायरेक्टर या सी लेवल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, वो लोग कैसे हैंडल करते हैं सब चीजें? तो पहले तो देखो, सबसे बड़ी बात है कि आई एग्री विद अश्विनी ग्रोवर, ही इज एब्सोल्युटली राइट, बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस मार्केट ऑल्सो ना, हाँ। कि इस मार्केट के लिए अगर आपने सक्सेसफुली बिल्ड कर लिया तो आप कहीं पे भी कुछ भी बिल्ड कर पाओगे, वो आपको कभी चैलेंज नहीं रहेगा। इनफैक्ट ये आई थिंक सुंदर पिचाई ने कभी बोला था कि इनका गूगल का जो भी बीटा प्रोडक्ट्स होता है हम्म। वो पहले इंडिया में लॉन्च किया जाता है। क्यों? क्योंकि फ्री के कस्टमर्स बहुत मिलते फ्री के कस्टमर्स बहुत मिलते हैं, सिर्फ वो नहीं, इंडियन हाँ। कस्टमर्स आर द कस्टमर्स जो उस प्रोडक्ट में कोई भी अगर थोड़ा सा भी नुक्स को वो निकाल देगा। अच्छा। कोई भी लूप होल अगर कोई प्रोडक्ट में हो ना, कि ये करके हाँ। ये नहीं कर सकते, वो करके वो नहीं कर सकते, तो वो इंडियन कस्टमर से अच्छा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि हम लोगों का दिमाग उस हिसाब से बहुत तेज है कि भाई ये तुमने बोल दिया है ऐसे करना है, लेकिन मेरे को तो ऐसे नहीं करना, मेरे को तो उल्टा ही करना है। करेक्ट है। अच्छा, तो कमिंग टू योर पॉइंट, आई विल गो टू द ओवरऑल पॉइंट अ लिटिल लेटर, हाँ। बट ये थोड़ा प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है। जैसे मान लो आप अमेजोन हो या आप हम्म। मीशो हो, हम्म। तो आपका बेसिक प्रोडक्ट क्या है? एक प्लेटफॉर्म है हम्म। जहाँ पे लोग आके कुछ बेच रहे हैं, है ना? अब जैसे बेच रहे हैं वैसे खरीदने वाले भी हैं, तो इट्स अ मार्केट प्लेस, इट्स अ प्लेटफॉर्म मार्केट प्लेस। नाउ प्लेटफॉर्म मार्केट प्लेस में जब आप प्लेटफॉर्म मार्केट प्लेस एज अ प्रोडक्ट मैनेजर बनाते हो, वो थोड़ा टफ होता है, क्योंकि उसमें ये जो सब चीजें आपने बोली है लागू होती है। उसको डिस्काउंट भी चाहिए, सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना है, चीजें सस्ती भी चाहिए, मतलब ये होती है। हमारे लिए थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि हम है पुल प्रोडक्ट, हमें किसी को जाके लोन बेचना नहीं पड़ता है, लोग हमारे पास आते हैं लोन लेने। तो हमारा वो जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा डिफरेंट है, बट हमारा कहाँ पे, वेयर इज इट टफर? वी आर इन अ रेगुलेटेड इंडस्ट्री, हमारा फ्रॉड का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, तो हमारा कॉन्सिक्वेंशियली जो फ्रॉड चेक्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है हर स्टेप में। मतलब आप आए हो, आपका क्रेडिट चेक होने से पहले एक बार फ्रॉड चेक किया जाता है, क्रेडिट चेक करने के बाद एक डिफरेंट टाइप का फ्रॉड चेक किया जाता है, आपको जब लोन दिया जा रहा है उसके बाद रिस्क चेक किया जा रहा है कि आप वो प्रीपे कर पाओगे कि नहीं। आपका जो, मतलब बेसिकली हम लोग जो क्रेडिट कैलकुलेशन करते हैं उसमें आपका जो अभी का लोन दिया जाएगा उसका ईएमआई को भी कंसिडर करके कैलकुलेट करते हैं आप फ्री पे कर पाओगे कि नहीं। ये बहुत सारा कंसिडरेशन हम करते हैं। तो इसके लिए एक प्रोडक्ट मैनेजर को दो चीज़ होना पड़ता है। एक तो आपको प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है, ये बिजनेस कैसे हो रहा है, दो चीज़ समझना ज़रूरी है, एक कस्टमर कैसे बिजनेस करता है और एक आप कैसे उस कस्टमर को बिजनेस में लाते हो। ये दो चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आई, तो आप कितना भी टेक्निकली savvy हो लो, आप ये प्रोडक्ट नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा। सेकंड चीज़ है कि जो हम बोलते बहुत है करते कम है, वो है कि कस्टमर को समझना बहुत ज़रूरी है। कस्टमर को अगर मैंने एक प्लेटफ़ॉर्म बना के दे दिया, उस प्लेटफ़ॉर्म में कस्टमर को क्या चीज़ें चाहिए कि उसकी लाइफ़ आसान हो। ऐसा नहीं कि मैंने एक प्लेटफ़ॉर्म बना दिया, बोला भाई तुम ये कप का फ़ोटो खींचो, उसमें डाल दो, उसमें ₹4 लगा दो, कोई आके खरीद लेगा। वो उसको भी पता है। उसको चाहिए ये कि वो जो ₹4 से खरीदेगा, अगर मेरा एक थ्रेशोल्ड के ऊपर जा रहा है, मतलब मान लो मैंने एक दिन में 4 मग बेचा, हाँ। दूसरा दिन में 10 बेचा, हाँ। तो तीसरा दिन में क्या मैं 20 बेचूँगा या 40 बेचूँगा? क्योंकि मेरा मैन्युफैक्चरिंग उस हिसाब से होगा करेक्ट। हम्म। और मेरा मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट भी उस हिसाब से बढ़ेगा। तो वो तो मेरे को पहले से प्लानिंग और प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। अगर मैंने एक नॉर्मल मार्केट में वो बेचा, मेरा ये मग है, मैं अपने घर के सामने बेचता हूँ, तो मेरे को पता है दिन में 4 ही बिकेंगे, 4 की जगह 8 बिकेंगे, कितना बिकेंगे। हम्म। यही मग तुम वर्ल्ड ओवर बेच रहे हो, तो ऑब्वियसली द डिमांड सप्लाई इज अ लॉट डिफरेंट। एंड जो ये बंदा मर्चेंट बैठ के ये बेच रहा है, उसको उसका आइडिया नहीं भी हो सकता है, नहीं होगा, यही मान के चल सकते हैं हम। उस हिसाब से फिर वो जो प्रोडक्ट मैनेजर उस प्लेटफॉर्म को बना रहा है, उसको डे वन से ये टूल्स बनाने चाहिए, ताकि तुम्हारा जो मर्चेंट है जो आ रहा है इस प्लेटफॉर्म में, उसको वो पता चले कि मैं अपने व्यवसाय को कैसे बेहतर बनाऊं। जब तुम ये सोचने लगोगे एज अ प्रोडक्ट मैनेजर, देन यू विल बिल्ड प्रोडक्ट्स दैट एवरी कस्टमर लव्स। एंड फ्रैंकली, to digress a little bit from Ashni Grover, India doesn't have cheap customers. India has value based customers. हम उस चीज के लिए पैसा देने के लिए राजी है जहां हमें पता है कि इसका ये वैल्यू है। करेक्ट। तुम गाड़ी कभी 4 4 व्हीलर खरीदने जाओगे, तुम देखना लोग मारुति सुजुकी खरीदते हैं,
ऐसा नहीं लोग जाके कोई लोकल दुकान से बोले कि अरे ये मतलब ऐसा एक नॉर्मल कार में 2 इंजन लगा के मेरे को दे दो, ऐसा नहीं करते लोग। क्योंकि लोगों को उसमें वैल्यू मिलता है। वैल्यू इज ऑल्सो डिफाइंड बाई सोसाइटी, पीयर ड्रिवन वैल्यू जिसको हम बोलते हैं। मान लो तुम कलफिट यूज करते हो, राइट? तुम्हें अच्छा लगता है, तुमने अपने दोस्त को बोला कि भाई तुम कलफिट यूज करो, कलफिट बहुत अच्छा है। वो देखता है कि अरे मेरे आसपास सारे लोग कलफिट यूज कर रहे हैं, मैं भी थोड़ा कर लेता हूँ। तो उसमें जो कन्वर्शन होता है उसको बोलते हैं वैल्यू ड्रिवन कस्टमर, जो सोसाइटल वैल्यू के हिसाब से कन्वर्ट हुआ है। तो उसको कलफिट से एक्चुअली कितना बेनिफिट हो रहा है ये किसी को नहीं पता, बट उसको ये दिखा कि मेरे पेयर ग्रुप में सबने कलफिट ले रखी है तो मेरे को भी लेना है। तो हेंस तुम जब कस्टमर को स्टडी कर रहे हो, इट गोज अ लॉट डीपर देन ये पैसा देगा कि नहीं देगा। इट गोज इनटू कि इसका एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है, अगर मैं वो सॉल्व कर दिया तो वो पैसा जरूर देगा। दैट इज व्हाट यू नीड टू थिंक। बट यस, ये ऐसा कस्टमर है कि अगर तुमने उसका सरफेस लेवल में उसको समझा और उसको कुछ दे दिया तो वो यूज नहीं करेगा। वो भी है, बिकॉज उसको फ्री के मार्केट्स में टूल मिल जाएंगे, एंड अगर नहीं भी मिला तो उसको दिमाग उतना है कि वो देख लेगा कि कहाँ पे ट्रायल पीरियड है, मैं उसमें चलाऊंगा और फिर ट्रायल पीरियड खत्म होगा तो मैं स्विच कर जाऊंगा। वो वाला भी प्रॉब्लम है। इसके एक चीज और यहाँ पे ये ऐड ऑन होती है कि कस्टमर के आप लोग इंटरव्यू कितने दिन में लेते हो? तो कस्टमर का इंटरव्यू हम बेसिकली पीरियोडिकली लेते रहते हैं। हर क्वार्टर में ये एक्सरसाइज हम करते हैं कि प्रोडक्ट मैनेजर्स कस्टमर से बात करते हैं। हमारा CXO लेवल और भी तुरंत करती है। तो दैट इज हाउ वी नो कि हमारे कस्टमर्स का एक्चुअल, क्योंकि देखो अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट आवर कस्टमर्स बिजनेस, हम बोल रहे हैं MSME है, बट MSME बहुत इंडस्ट्रीज में होता है। कोई एग्रीकल्चर करता है, कोई टेलर है, कोई किसी का किराना शॉप है, किसी का मोबाइल का स्टोर है, किसी का टेलीकॉम का फ्रेंचाइजी है। तो फॉर अस ऑल्सो वी कांट ऑलवेज अंडरस्टैंड देयर बिजनेस करेक्टली until and unless we keep on talking to them. उसमें से हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट आइडिया आएगा कि अगर मैंने टेलीकॉम फ्रेंचाइजी वालों से बात किया और मुझे लगा कि इनका जो वर्किंग कैपिटल लोन है इनको एक बार में नहीं चाहिए, दे नीड अ क्रेडिट लाइन जिसके अगेंस्ट ये विड्रॉ और डिपॉजिट करते रहे। उससे हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट आइडिया आएगा क्रेडिट लाइन बना, वरना हमें वो जो न्यू आइडियाज है वो हम ला नहीं पाएंगे मार्केट में। तो दैट इज वाई ऑल्सो यू नीड टू नो योर कस्टमर। तो बेसिकली कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट में एक प्रोडक्ट जो होता है, एक प्रोडक्ट बना देना ही काफी नहीं होता है कि मैं ये चाहूँ तो आज बबल या फिर कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप साइट से एक प्रोडक्ट बना दूँ, बट प्रोडक्ट की एक यूजर जर्नी डिफाइन करना और सबसे बड़ी बात है कि यूजर को रिटेन करके रख पाना। जैसे यूट्यूब एक बहुत अच्छा एग्जांपल है रिटेंशन में और फेसबुक एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो उस तरीके से आप डिफाइन करोगे कि कैसे एक प्रोडक्ट मैनेजर्स को करना चाहिए? हाँ, तो आई थिंक वही है कि आप रिटेन करो, एक्वायर करो, स्केल करो, जो भी करो डे वन से करो। अच्छा। ऐसा मत करो कि मैंने पहले बना लिया उसके बाद मैं बैठ के सोचूंगा कि इसको स्केल कैसे करना है, रिटेन कैसे करना है। कुछ भी नहीं होता है। वो थॉट प्रोसेस आपको अपफ्रंट लाना पड़ता है। नाउ कमिंग बैक टू द प्रोडक्ट इटसेल्फ, ठीक है? अब प्रोडक्ट क्या बनता है उस पर डिपेंड करता है। अभी आप देखोगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं दे आर प्लेटफॉर्म्स, मार्केट प्लेसेस बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप एक मार्केट प्लेस बना दो, डबल साइडेड, 3 साइडेड, 4 साइडेड, एन साइडेड मार्केट प्लेसेस होते हैं जहाँ पे पीपल कैन कम एंड सेल देयर स्टफ. Somebody can come and give them a loan. Somebody can give them a credit card. Somebody can do BNPL, buy now pay later. सबके लिए वो एक ही प्लेटफॉर्म है, ठीक? तो आप एज अ प्रोडक्ट मैनेजर जब इसको सोच रहे हो तो आपका सोच प्रोसेस, थॉट प्रोसेस भी उतना डीप होना चाहिए कि इस प्लेटफॉर्म का क्या क्या यूजेजेस हो सकते हैं। सही बात है। तो देन यू हैव टू डिफाइन ऑल योर यूजर ग्रुप्स, नॉट ओनली वन यूजर। वन यूजर ग्रुप को हम प्राइमरी कोर यूजर ग्रुप कहते हैं, बट यू हैव टू डिफाइन ऑल द टर्शियरी यूजर ग्रुप्स, and then you have to build the product in such a way that each user group finds it easy and intuitive to use this or the platform, and that is how you actually make the money. प्लेटफॉर्म फीस से पैसा मिलता है। सेकेंड टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स जो भी बन रहे हैं उनको हम B2B SaaS कहते हैं। B2B SaaS का बहुत चलता है अभी। B2B SaaS is nothing but a platform or a software which you install and then you install like 10,000 licenses of the same software. सिमिलर कॉन्सेप्ट, एक B2B SaaS सॉफ्टवेयर कभी भी एक यूजर ग्रुप के लिए नहीं बनता है। आपको उसका यूजेजेस समझना पड़ेगा। मान लो मैंने क्रेडिट सॉफ्टवेयर बना दिया, तो वो मैंने किसी बैंक को भेज दिया, मैंने बोला कि आपका क्रेडिट मैनेजर का जो काम है ये सॉफ्टवेयर कर देगा, ठीक है? उसका क्रेडिट मैनेजर को उसने 4 लाइसेंसेस दे दिए। क्रेडिट मैनेजर 2 दिन यूज करके बोले ये तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है मेरा, तो मेरे को तो बैठ के सारा चीजें फीड करना पड़ रहा है, तो क्या फिर? तो आपको वो थॉट
थिंक थ्रू करना पड़ेगा कि एक क्रेडिट मैनेजर तभी यूज करेगा जब ये उसका 20 घंटे का काम ये 20 सेकंड में कर सकता है, अच्छा। वरना यूज नहीं करेगा, कन्वर्जन नहीं होगा। बट वही है कि कस्टमर रिटेंशन भी उसी से होता है। कस्टमर तभी रिटर्न होता है जब वो हैप्पी होता है। आप एक चीज सोचो, मान लो बारिश हो रही है, हाँ। ठीक है, आप घर में बैठे हो, सोफे में बैठे हो, चाय पी रहे हो, समोसा खा रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, आपको सोफे से उठने का मन करेगा? नहीं, नहीं करेगा। बिल्कुल का नहीं करेगा। आपको कस्टमर को उतना कंटेंट बनाना है अच्छा। कि उसको भी आपके सॉफ्टवेयर से निकलने का मन ही ना करे, हाँ। लेकिन वो उतना कंटेंट रहे, इसके लिए यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। आप कंटेंट होके बैठ जाओगे फिर नहीं चलेगा। सही बात है। तो एज अ प्रोडक्ट मैनेजर यू हैव टू बी कंटिन्यूअसली अवेयर। सेकेंड थिंग जो बहुत प्रोडक्ट मैनेजर्स, आई थिंक ये मैंने मार्केट में बहुत लोगों से बात किया, मैंने देखा, ऑब्जर्व किया है कि प्रोडक्ट मैनेजर्स जब सोचते हैं ना, वो सिर्फ डिजिटली सोचते हैं। अच्छा। वो सोचते हैं कि मेरा कस्टमर आएगा, यहाँ पे मैं ये मैट्रिक्स करूंगा, हाँ। उसके बाद वो जर्नी में ये चीज करेगा, मैं ये मैट्रिक्स देखूंगा, उसके हाँ। बाद वो ये काम करेगा, मैं ये मैट्रिक्स देखूंगा, हो गया मेरा काम। हाँ। आपका काम बस शुरू हुआ है। कस्टमर का प्रोडक्ट को छोड़ के और जो भी टच पॉइंट्स हैं, हाँ। कोई उसको फोन कर रहा है, कोई उसको डेटा दे रहा है, कोई उससे डेटा ले रहा है, ये सारा चीज आपके अंडर आना चाहिए। बिकॉज until and unless you are a master of the process, you will never be a master of product. ओके। प्रोडक्ट को कंट्रोल करने के लिए प्रोसेस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट को। और आपको वो भी जानना है कि मेरा कहाँ कहाँ पे मैनुअल इंटरवेंशन हो रहा है। हो सकता है लगे, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस, वी कांट से कि कहीं पे मैनुअल इंटरवेंशन नहीं हो सकता, लगे। बट अगर मैनुअल इंटरवेंशन हो तो यू हैव टू इंश्योर कि दैट डेटा फ्लोज बैक इनटू योर सिस्टम एंड द नेक्स्ट सेट ऑफ एक्टिविटीज इज डिपेंडेंट ऑन दैट डेटा। क्योंकि अगर आप सिस्टम को ऐसे नहीं बनाए तो फिर, आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम, देयर इज अ वेरी फेमस फाइनेंस कंपनी इन इंडिया जिनके पास इतने फोन नंबर्स है कि वो हर नंबर से आपको कॉल करके बोलते हैं लोन ले लो, और अच्छा। उनका हर नंबर ब्लॉक करते रहते हैं लोग ट्रू हाँ। कॉलर में, हाँ। बिकॉज इट बिकम्स अ स्पैम आफ्टर पॉइंट इन टाइम। हाँ। 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 तो अगर मान लीजिए मैंने आपको कस्टमर एक्वायर करने के लिए मैंने 4 बार आपको फोन किया, तो 5 बार सिस्टम में ही वो ब्लॉक हो जाना चाहिए कि ये यूजर एक्चुअली इंटरेस्टेड नहीं है, इसको ये चीज मत भेजो। करेक्ट। हम्म। कीपिंग योर कस्टमर हैप्पी ऑल्सो मीन्स लिसनिंग टू देम, even if it is sometimes detrimental for your business. Then you'll have to find other ways to engage that user. You cannot keep on going in the same way. यस। तो ये सारी जो थॉट प्रोसेस है, ये प्रोडक्ट मैनेजर्स को इनकलकेट करना पड़ेगा डे वन से, डे वन से। कि कैसे मैं, एंड अगेन ये बहुत बार ये आई थिंक ये बिजनेस के साथ ये आपका ना एक टसल चलता रहता है, क्योंकि बिजनेस बोलता है देखो भाई मेरे को तो 100 यूजर चाहिए प्लेटफॉर्म, हाँ। और आप बोलते हो कि तुम्हें 100 यूजर लाने के लिए मेरे को 400 यूजर को कॉल करना पड़ेगा। 400 यूजर को मैं चार चार बार करके कॉल करूंगा तो 1600 कॉल हो गया। वो 1600 कॉल करने का एक तो मेरा प्लेटफॉर्म का ताकत नहीं चार्जेस है है। उतना, हाँ। हाँ। और दूसरा है कि अगर मैंने एक कस्टमर को 2 बार से ज्यादा कॉल कर दिया तो वो मेरे को ब्लॉक कर रहा है, हम्म। तो 4 बार कॉल करने का तो बनता ही नहीं मेरा, मतलब मैं करी हूँ कैसे, कस्टमर नहीं ब्लॉक कर दिया। बट योर बिजनेस विल स्टिल कीप ऑन पुशिंग फॉर 100, विच मीन्स दैट यू हैव टू बी दैट मच मोर क्रिएटिव टू थिंक कि और क्या तरीका हो सकता है कस्टमर को एंगेज करने का। मे बी दिस इज नॉट द ओनली वे, बट वो तरीका ऐसा हो सकता है कि डिजिटल ना हो। बट फिर भी ये थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में अगर एज अ प्रोडक्ट मैनेजर नहीं आया, देन यू आर नॉट डूइंग योर जॉब प्रॉपर्ली। यस। ये एंड टू एंड थिंकिंग होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। ओके। कोल एंडिंग जो होता है वो क्या होता है, उसको आप डिफाइन करोगे? हाँ, कोल लैंडिंग आसान है, नाम में ही है कोल लैंडिंग हाँ। मतलब दो लोग मिलके जहाँ पैसा देते हैं उसको कोल लैंडिंग बोलते हैं। आरबीआई ने आई थिंक 2010 या 2009 में इंडियन एमएसएमई सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर का नाम दिया था। अच्छा। प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब है ये वो सेक्टर है जिसमें हर बैंक को लेंड करना ही है। बाय हर बैंक आई मीन पीएसयू, पीएसयू पे सिर्फ ये लागू होता है। तो तब से पीएसयूज ने ये स्टार्ट किया कि ये लोग एमएसएमई कस्टमर्स को पैसा दे रहे हैं। बट जब एनबीएफसी मार्केट में आए, जैसे लेंडिंग कार्ड, आदित्य बिरला फाइनेंस, ये लोग, नॉर्दर्न कैपिटल, मास, ये लोग जब मार्केट में आए तो इन लोगों का कस्टमर एक्विजिशन काफी फास्ट था, जो पीएसयूज का नहीं है, बिकॉज वी डिस्कस कि पीएसयूज का बहुत सारा प्रोसेस रहता है। तो तब पीएसयूज ने बोला कि देखिए कस्टमर आप एक्वायर कर रहे हैं, उसको हम भी पैसा दे सकते हैं। तो दैट इज हाउ वी एक्सटेंड आवर बुक्स, विच मीन्स कि मान लो आई एज लेंडिंग कार्ड, एक कस्टमर को आई कैन ओनली गिव 2 करोड़, क्योंकि मेरा उतना ही कैपेसिटी है, करेक्ट। हाँ। मेरे पास उतने ही पैसे हैं देने हाँ। के लिए। हाँ। हाँ। कस्टमर को चाहिए 6 करोड़। हाँ।
तो मैं किसी को जाके बोल सकती हूँ कि एक काम कीजिए, 6 करोड़ हम दे देंगे, उसका 2 करोड़ मेरे बुक से जाएगा, 4 करोड़ आपके बुक से जाएगा, हाँ और वो जो इंटरेस्ट रेट और ईएमआईज का जो स्प्लिट है वो भी वैसे ही होगा। इसको हम 80-20 कहते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से को-लेंडिंग बना है। अब को-लेंडिंग का डिफरेंट मॉडल्स है। अगर आप एनबीएफसीज के साथ पार्टनर करते हो, बिकॉज वी आर एन एनबीएफसी, उसको मॉडल 1 कहते हैं। अगर आप पीएसयूज के साथ पार्टनर करते हो, उसको मॉडल 2 कहते हैं। तो मॉडल 1 में अगेन देयर आर टू वेज। मॉडल 1 में ऐसा हो सकता है कि 100% पैसा पार्टनर दे। अच्छा आप सिर्फ सोर्स करके उनको, बाकी सारा प्रोसेसिंग आप करोगे, लेकिन पैसा का जो डिसबर्सल वो पार्टनर से होगा। पार्टनर से लोगे। तो उसको एफएलडीजी पार्टनरशिप कहा जाता है, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा रिस्क कवर करना पड़ता है पार्टनर का। फर्स्ट नोट डिफॉल्ट गारंटी बोलते हैं इसको। तो थोड़ा सा हम उनका पार्टनर का रिस्क कवर करते हैं। सेकेंड तरीका होता है जहाँ पे हम ये 80-20 70-30 स्प्लिट करते हैं। अंडर राइटिंग दोनों पार्टनर्स करते हैं, दोनों पार्टनर अगर कंफर्टेबल है, दोनों मिलके पैसा देते हैं, और फिर पैसा उसी हिसाब से डिवाइड हो जाता है। ओके एंड CLM2 जो सिर्फ पीएसयूज के साथ किया जाता है, मतलब एक एनबीएफसी एक पीएसयू के साथ CLM2 कर सकता है, जिसमें पीएसयू बोलता है कि आप एक काम करो, पूरा प्रोसेस आप देख लो, डिसबर्सल तक भी आप करो, उसके बाद आप वो लोन हमारे पास लेके आओ, हम उसका क्रेडिट का पॉलिसी चेक करेंगे, जो अगर हमारे पॉलिसी में वो बैठा तो इसका 80% पैसा हम आपको वापस कर देंगे। इट इज ऑलमोस्ट लाइक बाइंग अ लोन बाइंग फ्रॉम द यू, लोन। ओके बट उसमें 20% रिस्क फिर भी एनबीएफसी पे रह जाता है। तो ये इसको बेसिकली CLM2 बोला जाता है। CLM2 बोला जाता है। ओके इफ वी टॉक अबाउट द क्रिएटिंग द यूजर जर्नी, तो यूजर जर्नी तो एक आपने बहुत अच्छे से डिफाइन करा है। कस्टमर्स को रिटेन लॉन्ग टाइम तक कैसे रख सके उसके लिए क्या है? वही, अच्छा उनको चाय पिलाओ, समोसा खिलाओ, नेटफ्लिक्स दिखाओ। अच्छा उनको सोचने मत दो कि मेरे को कुछ और देखना है। अच्छा उनको जो है अपन को रिटेन करके रखना है हिसाब से। आपको इतना खुश करना है उनको, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट इट इन अ जोकिंग मैनर, बट मैं थोड़ा सीरियसली इसको बताती हूँ। देखिए बेसिकली कस्टमर का क्या होता है, कस्टमर ओनली मूव्स ऑन 2 रीजंस। ये तो या तो आपका सॉफ्टवेयर इतना आउटडेटेड हो चुका है कि वो यूज नहीं कर पा रहा है, हाँ ठीक है, या तो आपने प्राइसेस इतनी हाई कर दी है कि कॉम्पिटिटर में मूव करने से उसको कोई फायदा हो रहा है। हाँ क्योंकि जनरली अगर आप B2B SaaS को देखो, हम्म उसका एंड कस्टमर एक बिजनेस होती है। बिजनेसेस बहुत जनरली अपना सॉफ्टवेयर चेंज नहीं करती, क्योंकि हाँ उनका जो इंटीग्रेशन कॉस्ट है वो बहुत हाई बहुत होती हाई होता है। डेटाबेस टू डेटाबेस ले है। जाना एग्जैक्टली बहुत कॉस्टली है। बहुत बहुत कॉस्टली होता है, इवन फॉर द पीपल वर्किंग इन इट। हाँ क्योंकि आप 2 सिस्टम में काम करते हो, ट्रांजिशन करना पड़ता है, डेटा को मूव करना पड़ता है, इट्स अ ह्यूज हेडेक। तो नोबडी एक्चुअली वांट्स टू मूव, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट हम्म कि ये मूव नहीं करना चाहता। सिमिलरली फॉर अ B2C कस्टमर, अब B2C कस्टमर मूव करता है। B2C कस्टमर एक चीज Amazon में देखेगा, वो फ्लिपकार्ट में देखेगा, मीशो में देखेगा, और रिटेल प्लेटफॉर्म 4 और है तो उसमें देख लेगा, जहाँ पे सबसे सस्ता सबसे जल्दी मिलेगा वहां से खरीदेगा, विच इज फाइन, नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट आप अगर एक चीज में आपने वो कर ली, इन डेप्थ कस्टमर को समझ ली, जैसे Amazon कहाँ पे, Amazon इज अ कस्टमर ऑब्सेस्ड कंपनी, वो बोलते हैं, इट इज इन देयर दिस थिंग दैट वी आर कस्टमर ऑब्सेस्ड, व्हिच मींस दे थिंक कस्टमर बैकवर्ड्स, जो बहुत कम कंपनियां कर पाती है। मतलब अगर आप एज अ कॉन्सेप्ट सोचो, ये बहुत हाँ ही डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है टू थिंक कस्टमर बैकवर्ड्स, क्योंकि कस्टमर बैकवर्ड्स जब आप सोचते हो ना, आप बिजनेस को बिजनेस को अफेक्ट करते हो। अच्छा बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरा कस्टमर ने बोल दिया कि ये प्रोडक्ट मुझे नहीं चाहिए, भले ही वो प्रोडक्ट मेरे को बहुत पैसा फेच करे, आई विल नॉट शो दैट प्रोडक्ट ऑन माई प्लेटफॉर्म। दैट इज व्हाट इट मीन्स। और ऐसे एक एग्जांपल दूँ तो रियल लाइफ में, तो जिन लड़कों की गर्लफ्रेंड्स होती हैं, गर्लफ्रेंड बहुत ओवर थिंक करती हैं, इट्स मोर अबाउट लाइक दैट, हम्म कि एक ही चीज पे 25 अजम्पशन मार देना और उसके बाद भी अजम्पशन निकल, उसमें से एक रीजन रहता है बट वो रीजन है कि नहीं है वो भी नहीं है। नहीं है, एंड दैट इज द हाँ पॉइंट इज कि customer backwards thinking is difficult. We can be detrimental to your business, but Amazon still is one of the most profitable companies in this world. तो हम्म Amazon ये कैसे करता है? Similarly, अगर आप देखो, हम्म क्या फ्लिपकार्ट ये कर पाता है? नहीं नॉट टू द एक्सटेंट ऑफ Amazon. हम्म Amazon जितना अच्छे से करता है उतना अच्छे से नहीं कर पाता है। फ्लिपकार्ट ने स्टार्ट वैसे किया था, फ्लिपकार्ट यूज टू बी कस्टमर ऑब्सेस्ड, हम्म बट अभी आप फ्लिपकार्ट का एक्सपीरियंस देखो, काफी खराब हो गया है। चीज़ों का क्वालिटी खराब है, जो चीज़ें आपके घर आती है दैट इज नॉट द थिंग यू सी ऑन द वेबसाइट। करेक्ट कस्टमर सपोर्ट को कॉल करो तो दे पुट यू थ्रू लूप्स। हाँ Amazon में आज भी ये सारी चीज़ें नहीं है।
तो मैं सिंपल कस्टमर एक्सपीरियंस का कंपैरिजन कर रही हूँ। तो आई एज अ कस्टमर, इफ आई हैव द विलिंगनेस टू पे, मान लो मैंने फ्लिपकार्ट में एक चीज़ खरीदा, मैंने अमेजोन में एक चीज़ खरीदा, मैंने 2 बार खरीदा, 20 रुपए का डिफरेंस है। थर्ड बार मुझे ऐसे लगा भाई 20 रुपए मैं एक्स्ट्रा दे दूंगी, मेरे को ये तो झमेला नहीं करना। वो तो है। तो ये जो कस्टमर का जो मूवमेंट होता है, दिस मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। या तो आप एकदम एक चीज में यू बिकम एन इन डेप्थ स्पेशलिस्ट, मतलब आपका वेबसाइट एक ही चीज बेचे लेकिन इतना अच्छा बेचे कि सब आप ही से खरीदे, विच इज वॉट आर CEO ऑल्सो सेज, ही सेज दैट आई डोंट वांट टू, उनका आई थिंक कहावत ये है कि इफ देर आर 5 kinds ऑफ आइसक्रीम इन द मार्केट, आई ओनली वांट टू बी द वनीला आइसक्रीम सेल्समैन, बट आई वांट टू बी द बेस्ट वनीला आइसक्रीम सेल्समैन। बेस्ट वनीला आइसक्रीम। तो अगर आप वनीला सोचो तो आपको वही लैंडिंग कार्ड के पास जाना पड़ेगा, ऐसा वाला, विच आई ऑल्सो बिलीव इज द वे फॉर B2C प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि B2C प्लेटफॉर्म्स में कस्टमर स्विच बहुत करता है। बट मान लो मैंने मीशो जैसा मैं प्लेटफॉर्म ले लेती हूँ, मीशो क्या करता है, डीप डिस्काउंट में बेचते हैं चीज़ें, बट मीशो हैज बिकम अ डिस्काउंट स्पेशलिस्ट। मीशो ये भी इंश्योर करता है कि उसके प्लेटफॉर्म में जिस प्राइस में चीज़ें मिलती है उस प्राइस में कहीं पर भी नहीं मिलती है, एग्जैक्टली, अमेजोन पे तो मिल ही नहीं सकती। नहीं मिल सकती, बट उसने वो इंश्योर किया है। हाँ। उसका मतलब है कि उसके पीछे एल्गोरिदम्स हैं जो ये सारे वेबसाइट्स को एट एवरी पॉइंट इन टाइम ट्रैक करता है, उसमें 1 रुपए भी कम में अगर बेच सकता है तो वो 1 रुपए ही कम में बेचता है, जस्ट टू एंश्योर दैट दे आर डीप डिस्काउंट प्लेटफॉर्म। यस। So there is a lot of thought that goes into building a product like that. तो वो थॉट प्रोडक्ट मैनेजर्स को अपने डे टू डे में लाना पड़ता है। यस, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आपका थैंक यू आने के अर्चित। लिए। ठीक है, अब उस कैमरे में देख के बोलो अर्चित जैन पॉडकास्ट को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो और स्पॉटिफाई पे फॉलो करो। अर्चित जैन पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई में करो फॉलो करो और और यूट्यूब यूट्यूब पे सब्सक्राइब सब्सक्राइब करो। करो। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू अर्चित।